वेलकम टू एडू। और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग पूर्व मध्यकाल के राजपूत वंशों को पढ़ रहे थे, जो कि 8वीं शताब्दी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी तक था। तो उसमें हम लोगों ने चौहान वंश को देखा, और जो कि अग्निकुल से जन्मे एक प्रमुख वंश था। आपको पता होगा कि हमने बताया था कि अग्निकुंड या अग्निकुल से जन्मे 4 वंशों का जन्म हुआ था। एक का नाम था परमार वंश, दूसरे का नाम था चौहान वंश, तीसरे का नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश, और चौथे का नाम था चालुक्य वंश। जिसमें हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश और चौहान वंश को हम लोग देख चुके थे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अगला राजपूत वंश, जिसका नाम है परमार वंश, जिसे पवार वंश या पवार वंश भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोलंकी वंश को, और यह अग्निकुंडीय वंश समाप्त हो जाएगा, अग्निकुल वंश समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग परमार वंश को देखेंगे, जो कि मध्यकालीन भारत के पूर्व मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पूर्व मध्यकाल के राजपूत शासन, जिसका नाम था परमार वंश। इसका अन्य नाम है पवार या पोवार, भोयर पोवार। ये सभी अपभ्रंश शब्द हैं, अर्थात हिंदी शब्द हैं। यह जो परमार है वह संस्कृत शब्द था, और उसी का अपभ्रंश या हिंदी शब्द में परिवर्तित हो गया, जिसे आज हम लोग उसे पवार या पोवार या फिर भोयर पोवार कहते हैं। पवार वंश, पोवार वंश या भोयर पोवार वंश, याद रखेंगे। ये सभी अपभ्रंश शब्द हैं, हिंदी शब्द हैं। इसकी 72 शाखाएं हैं। याद रखेंगे कि यह परमार वंश की कुल कितनी शाखाएं? तो 72 शाखाएं हैं। याद रखेंगे, ये 72 शाखाओं में विभाजित था। मध्यकालीन भारत का अग्निवंशीय वंश का एक हिस्सा था, जिसमें चौहान, प्रतिहार, परमार और सोलंकी आते थे। तो मध्यकालीन भारत का जो राजपूत वंश था, जो अग्निकुंडीय राजपूत वंश था, अग्निकुलीन राजपूत वंश था, उन चारों में ही यह भी एक क्या था, एक अग्निकुंड का राजपूत वंश था। इसके बारे में हम लोग कथा पढ़ेंगे कि कैसे इन चारों वंशों की उत्पत्ति हुई, परमार वंश की कैसे उत्पत्ति हुई, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यह भी मध्यकालीन भारत का अग्निय वंशीय कुंड का एक हिस्सा था, जिसमें 4 वंश आते हैं, चौहान, प्रतिहार, सालुंकी, सोलंकी और परमार। सोलंकी को ही हम लोग चालुक्य कहते हैं, और प्रतिहार को परिहार कहते हैं, परमार को पोवार कहते हैं, चौहान को चाहमान भी कहते हैं। इसके राजवंश का अधिकार कहां से कहां तक था? तो मालवा के धार, मालवा, उज्जैनी, माउंट आबू पर्वत और सिंधु के निकट अमरकोट तक इसकी शासन थी। तो याद रखेंगे कि इसका जो परमार वंश का राजवंश था, वह धार, मालवा, उज्जैनी, माउंट आबू पर्वत और सिंधु के निकट अमरकोट तक था। याद रखेंगे। चरण कथाओं के अनुसार परमार का उल्लेख राजपूत जाति के गोत्र के रूप में। तो चरण कथाओं के अनुसार क्या है कि यह जो परमार जाति है, इसका राजपूत जाति के गोत्र के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। कि चरण कथाओं के अनुसार जो परमार का उल्लेख है, वह राजपूत जाति के गोत्र के रूप में हुआ है। चरण कथाओं के अनुसार, कि चरण कथा क्या कहता है कि यह जो परमार जाति थे, वे राजपूत जाति के गोत्र थे, अर्थात राजपूत जाति के ही एक वंशज थे। यह बात किससे पता चलता है? तो चरण कथा में। अहमदाबाद में प्राप्त अभिलेख के अनुसार परमार शासक राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। तो अहमदाबाद से प्राप्त अभिलेख के अनुसार क्या पता चलता है कि ये जो परमार शासक थे, वे राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। याद रखेंगे कि अहमदाबाद में प्राप्त अभिलेख के अनुसार परमार वंश के शासक राष्ट्रकूट वंशों के क्या हुआ करते थे? तो यह फ्यूडल हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे।
परमार वंश को जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, एक साहित्य से और दूसरा अभिलेख से। तो याद रखेंगे कि 4 अभिलेख और 5 साहित्यों से हम लोग परमार वंश की डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अभिलेख कौन कौन से अभिलेख से हम लोग को परमार वंश की जानकारी मिलती है? तो पहला है अहमदाबाद अभिलेख, दूसरा है उज्जैन अभिलेख, तीसरा है उज्जैन दानपात्र अभिलेख और चौथा है उदयपुर अभिलेख। तो याद रखेंगे कि परमार वंश के जानकारी के लिए कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत हैं? तो एक है अभिलेख और दूसरा है साहित्य। तो 4 अभिलेख से जानकारी मिलती है। पहला अहमदाबाद अभिलेख, दूसरा उज्जैन अभिलेख, तीसरा उज्जैन दानपत्र अभिलेख और चौथा उदयपुर अभिलेख। इसके बाद साहित्य। साहित्य में कौन कौन से साहित्य से इसकी जानकारी मिलती है? तो प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ, 9 सहसांक चरित ग्रंथ, 9 सहसांक चरित ग्रंथ, भोज प्रबंध, तिलक मंजरी और अलबरूनी और फरिश्ता के अभिलेख। याद रखेंगे अलबरूनी जो कि एक अरबी यात्री था, उसने एक महत्वपूर्ण किताब लिखा था किताबुल हिंद, तो उसमें इसका वर्णन है। तो साहित्य में किससे जानकारी मिलती है? प्रबंध चिंतामणि प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ, 9 सहसांक चरित ग्रंथ, भोज प्रबंध, तिलक मंजरी, अलबरूनी और फरिश्ता के लेख। तो ये तो थे परमार वंश के बारे में, इसकी उत्पत्ति और इसके क्षेत्र। अब हम लोग आते हैं इसके शासक के बारे में। परमार वंश के कौन कौन से शासक हुआ करते थे? वैसे तो इसके बहुत सारे शासक थे, लेकिन सबको जानकारी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास में, इन किताबों में, इन साहित्यों में और इन अभिलेखों से जिसकी जानकारी मिलती है, इतिहास हम लोग परमार वंश की उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो समझ लें कि इतने सारे शासक हैं, लेकिन जानकारी हमें कुछ को ही लेनी है। तो कौन कौन से शासक थे? सबसे पहला उपेंद्र राज, जो कि इस परमार वंश का संस्थापक था। तो इसके लिए भी हम लोग आगे कथा पढ़ेंगे कैसे उत्पत्ति हुई, जिसका शासनकाल 800 से 818 ईस्वी तक था। तो याद रखेंगे उपेंद्र राज 800 से 818 ईस्वी, अर्थात 800 ईस्वी में ही परमार वंश की स्थापना हुई। 800 ईस्वी, ये डेट एग्जैक्ट नहीं है, लगभग माना गया है। उसके बाद बैरी सिंह प्रथम 818 से 843 ईस्वी। उसके बाद सियक प्रथम 843 से 893। उसके बाद वाकपति 893 से 918 ईस्वी। उसके बाद वैरी सिंह द्वितीय 918 से 948। उसके बाद सियक द्वितीय 948 से 974 ईस्वी। उसके बाद वाकपति राज, जिसे वाकपति राज मुंज भी कहते हैं, वह 974 से 995 ईस्वी। उसके बाद सिंधु राज, यह इसी सिंधु राज के समय एक कथा प्रचलित है, इसके दरबारी कवि के द्वारा लिखा गया था, जो हम लोग आगे तुरंत पढ़ेंगे। उसके बाद भोज प्रथम 1010 से 1055, महत्वपूर्ण राजा यही है भोज प्रथम, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यह एक महान कवि भी हुआ करता था, याद रखेंगे, जो भोपाल में इसके द्वारा बनाया गया एक बड़ा शिव का मंदिर भी है। तो भोज प्रथम 1010 से 1055, जयसिंह प्रथम 1055 से 1060, उदयादित्य 1060 से 1087 ईस्वी, लक्ष्मण देव 1087 से 1097 ईस्वी। उसके बाद नरवर्मन 1097 से 1134 ईस्वी। उसके बाद यशोवर्मन 1134 ईस्वी से 1142 ईस्वी। उसके बाद जयवर्मन प्रथम 1142 से 1160 ईस्वी। विंध्य वर्मन 1160 से
93 ईस्वी। उसके बाद सुभाष वर्मन 1193 से 1210 ईस्वी। इसके बाद अर्जुन वर्मन प्रथम 1210 ईस्वी से 1218 ईस्वी। उसके बाद देवपाल 1218 से 1239 ईस्वी। इसके बाद जयतुगी देव 1239 से 1256। इसके बाद जय सिंह द्वितीय 1269 से 1274। उसके बाद अर्जुन वर्मन द्वितीय जो 1274 से 1283 ईस्वी तक था। इसके बाद एक और महान शासक भोज द्वितीय, और उसके बाद इसके बारे में डेट एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में कुछ एक जब आगे पढ़ेंगे तो कुछ डेट मिलेगा, उसको ही हम लोग डेट मान लेंगे। उसके बाद महाकलदेव जो लगभग 1305 ईस्वी तक था, इसके बारे में भी डेट एग्जैक्ट पता नहीं है। हालांकि ये सभी डेट जो है पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं हो सकते हैं जैसा इस किताबों में लिखा गया है, क्योंकि कई ग्रंथों में ये डेट मिसमैच है। तो जो 2-3 ग्रंथों में मैच करते हैं उन्हीं को हम लोग मान के चलते हैं। और उसके बाद संजीव सिंह परमार जो कि अंतिम शासक था किसका, तो परमार वंश का, 1305 ईस्वी से 1327 ईस्वी। और 1327 ईस्वी में यह जो परमार वंश है यह समाप्त हो जाता है, याद रखेंगे 1327 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसके शासकों के बारे में डिटेल चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहला है उपेंद्र राज। उपेंद्र राज जो कि 800 से लेकर 818 ईस्वी तक शासक था, या जो इस परमार वंश का संस्थापक था, याद रखेंगे 800 से लेकर 818 ईस्वी तक। इसे कृष्ण राज के नाम से भी जाना जाता है, कृष्ण राज के नाम से प्रसिद्ध, और वास्तव में इसकी प्रसिद्धि कृष्ण राज के नाम से ही मिली थी। इसीलिए उपेंद्र राज को उपेंद्र कृष्ण राज या उपेंद्र राज कृष्ण राज कहते हैं। यह परमार वंश का संस्थापक था। तो परमार वंश का संस्थापक कौन था, उपेंद्र राज। कब किया, तो 800 ईस्वी में, याद रखेंगे। लगभग ये माना जाता है 800। हालांकि परीक्षा में डेट नहीं पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा तो लगभग इसी डेट को पूछा जाएगा। तो 800 ईस्वी में परमार वंश की स्थापना की उपेंद्र राज ने। स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि राष्ट्रकूट राजा ध्रुव और गोविंद तृतीय के सामंत थे। यह जो उपेंद्र राज था वह स्वतंत्र शासक नहीं था, बल्कि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और गोविंद तृतीय के यह सामंत हुआ करता था। तो याद रखेंगे उपेंद्र राज स्वतंत्र शासक नहीं था, बल्कि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और गोविंद तृतीय का यह सामंत था। इसने राजधानी कहां बनाई, तो मालवा में धार को बनाई। याद रखेंगे कि यह पूछा जाता है कि परमार वंश की राजधानी कहां थी, तो धार, जो मालवा में पड़ता है, जो आधुनिक मध्य प्रदेश का इलाका है, आधुनिक मध्य प्रदेश। लेकिन कुछ क्षणों के लिए इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन को बनाया था। तो याद रखेंगे कि परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन, और उसके बाद जो राजधानी मेन बनी, जो अंत तक रहा, वह मालवा का धार, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश का इलाका है। याद रखेंगे कि उपेंद्र राज ने प्रारंभिक राजधानी किसे बनाई, उज्जैन को। बाद में आधुनिक मध्य प्रदेश का इलाका मालवा, उसके धार को उसने राजधानी बनाया, धार, जो अंत तक रहा। इसके बाद उपेंद्र राज के बाद जो अगले शासक आए उनका नाम था बैरी सिंह प्रथम, सियक प्रथम, उसके बाद वाकपति, बैरी सिंह द्वितीय और सियक द्वितीय। तो इन सभी के बारे में इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है, तो हम लोग इसके नाम के अलावा इसके काम को नहीं पढ़ते हैं, और परीक्षा में इनसे पूछा भी नहीं जाता। परीक्षा में वही पूछा जाता है जिसका इतिहास में वर्णन है, जिसको किताबों में लिखा गया है, जिसके बारे में इन अभिलेखों एवं ग्रंथों से पता चलता है। तो अगले शासक थे उपेंद्र राज के बाद
वैरी सिंह प्रथम, सियक प्रथम, वाकपति, वैरी सिंह द्वितीय और सियक द्वितीय। इसके बाद सियक द्वितीय के बारे में एक बात जानना है कि सियक द्वितीय इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट वंश का पतन हो गया और परमार वंश स्वतंत्र हो गया। तो याद रखेंगे सियक द्वितीय के शासनकाल में राष्ट्रकूट वंश का पतन और परमार वंश स्वतंत्र। तो सियक द्वितीय के शासनकाल में राष्ट्रकूट वंश का पतन हो गया और परमार वंश स्वतंत्र हो गया। इसके बाद अगला शासक बनता है वाकपतिराज, जो एक महान राजा था और इसे वाकपतिराज मुंज के नाम से भी जाना जाता है। तो वाकपतिराज मुंज के नाम से प्रसिद्ध, क्या वाकपतिराज मुंज के नाम से प्रसिद्ध। सियक द्वितीय के दत्तक पुत्र एवं उत्तराधिकारी, यह जो वाकपतिराज मुंज था सियक द्वितीय का दत्तक पुत्र था एवं उसका उत्तराधिकारी था। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ, याद रखेंगे। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया था, दत्तक पुत्र को गोद लेने की, और इसी कारण झांसी का युद्ध हुआ था। तो सियक द्वितीय का दत्तक पुत्र था और सियक द्वितीय के बाद यह उत्तराधिकारी था। इसे कौन कौन सी उपाधि मिली थी? तो उत्पल राज, श्री वल्लभ और अमोघ वर्ष। तो याद रखेंगे वाकपतिराज मुंज को उत्पल राज, श्री वल्लभ और अमोघ वर्ष की उपाधि मिली थी। उत्पल राज, श्री वल्लभ और अमोघ वर्ष। धार के पास मुंज सागर झील का निर्माण, तो वाकपतिराज ने मालवा के निकट धार के पास एक झील का निर्माण किया। उसका नाम क्या था? मुंज सागर झील। तो धार के पास मुंज सागर झील के नाम से एक झील का निर्माण किया। क्या नाम था? मुंज सागर। हुन राजाओं को पराजित किया, यह बात किससे पता चलता है? तो उज्जैन अभिलेख से। उज्जैन अभिलेख में क्या लिखा गया है कि वाकपतिराज मुंज ने हुन के शासकों को पराजित किया था। हुन वंश के राजाओं को क्या किया था? इसने पराजित किया था। याद रखेंगे, यह बात किससे पता चलता है? तो उज्जैन के अभिलेख से। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी, जो आधुनिक मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास है, पर कब्जा किया, यह बात पता चलता है उदयपुर अभिलेख से। तो उदयपुर अभिलेख से क्या पता चलता है कि वाकपतिराज कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी, जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास है, उस पर कब्जा किया। याद रखेंगे कि वाकपतिराज ने कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी, यहीं पर एक सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1938 ईस्वी में। याद रखेंगे हरिपुरी और त्रिपुरी, हरिपुरा और त्रिपुरी, यह दोनों सुभाष चंद्र बोस ने किया था अध्यक्षता। तो एक 1938 में, दूसरा 1939 में, तो वही त्रिपुरी है। तो याद रखेंगे कि कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी, जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास है, पर यह कब्जा किया। यह बात किससे पता चलता है? तो उदयपुर अभिलेख से। चालुक्य नरेश तैलप या तैलप द्वितीय भी उसे कहते हैं, तैलप द्वितीय, याद रखेंगे। चालुक्य नरेश तैलप या तैलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया तथा 7वीं बार क्या किया? पराजित हो गया और हत्या हो गई। चालुक्य शासक युवराज द्वितीय को भी क्या किया? इसने पराजित किया। याद रखेंगे कि वाकपतिराज ने चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया, लेकिन 7वीं बार वह तैलप द्वितीय से पराजित हो गया और वाकपतिराज ने चालुक्य शासक युवराज द्वितीय को भी पराजित किया था। याद रखेंगे। इसके बाद इसका शासनकाल परमारों के लिए गौरव का काल की संज्ञा, इसके शासनकाल को परमार वंशों के लिए गौरव के काल के रूप में जाना गया है।
तो इसके शासन काल को क्या कहा गया है? परमार वंशों का गौरव का काल, क्योंकि इसके शासन काल में काफी वृद्धि किया परमार वंश। तो इसका शासन काल परमार वंशों के लिए गौरव का काल। दक्षिण राजपूताना का भी एक भाग जीतकर वहां महत्वपूर्ण पदों पर अपने राजकुमारों की नियुक्ति। तो दक्षिण राजपूताना का भी एक भाग जीत गया वाकपतिराज मुंज ने, और वहां पर अपने महत्वपूर्ण पदों पर राजकुमारों को नियुक्त कर दिया। याद रखेंगे कि दक्षिण राजपूताना का भी एक भाग जीतकर वहां महत्वपूर्ण पदों पर अपने राजकुमारों की नियुक्ति की। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा परमार वंश, इसके कुछ शासक। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद अब अन्य शासकों को लेकर। याद रखेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लें। वेलकम बैक अगेन। तो चलिए हम लोग उस परमार वंश को कंटिन्यू करते हैं। तो अगला जो शासक बना वह था सिंधु राज। तो सिंधु राज जो कि वाकपति राज मंजू का छोटा भाई था। याद रखेंगे, यह जो सिंधु राज था, जो वाकपति राज उसका छोटा भाई था, जिसने झील का निर्माण किया था, उसका यह छोटा भाई था। मुंज सागर नामक एक झील का इसने निर्माण किया था। किसने? वाकपति राज ने। उसी का यह छोटा भाई था। इसका एक प्रमुख दरबारी कवि था, उसका नाम था पद्मगुप्त परिमल, जिसने 9 शाह सांक चरित नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। क्या? परमगुप्त परिमल, जिसने पद्मगुप्त परिमल, जिसने 9 शाह सांक चरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। याद रखेंगे, किसने? तो सिंधु राज ने। एक कथा है, उस कथा के अनुसार कि उस कथा में यह जो किताब था 9 शाह सांक चरित, उसी किताब में यह लिखा गया है। तो क्या कथा लिखा गया है कि 9 शाह सांक चरित के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर यज्ञ किया, और उस यज्ञ के अग्नि कुंड से एक पुरुष प्रकट हुआ। दरअसल ये वे पुरुष थे जिन्होंने ऋषि वशिष्ठ को साथ देने का प्रण लिया, जिनके पूर्वज अग्निवंशीय क्षत्रिय थे, जिसे परमार नाम दिया गया। उस व्यक्ति को क्या नाम दिया गया? परमार, जो परमार वंश का संस्थापक था, और उसी के नाम पर परमार वंश का नाम पड़ा। तो सिंधु राज जो कि 800 से, जो कि वाकपति राज मंजू के बाद अगला शासक बनता है, जो कि वाकपति राज मंजू का छोटा भाई था। तो उसके दरबार में एक कवि हुआ करते थे, दरबारी कवि, जिनका नाम था पद्मगुप्त परिमल। उन्होंने 9 शाह सांक चरित नामक एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में एक कथा का वर्णन है। उस कथा में क्या लिखा गया है? 9 शाह सांक चरित के अनुसार कि ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, कि ऋषि वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध करना चाहते थे, और इस युद्ध में सहायता करने के लिए राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर उन्होंने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में से, उस यज्ञ के अग्नि कुंड में से एक पुरुष प्रकट हुआ, और यह वही पुरुष था
जिसने ऋषि वशिष्ठ का साथ देने का प्रण लिया, और जिनके पूर्वज क्या थे, तो अग्निय वंशीय क्षत्रिय थे। अग्नि वंश के क्या थे, क्षत्रिय थे। तो उस पुरुष का नाम रखा गया परमार, और इसी परमार के नाम पर परमार वंश नाम पड़ा, और यही क्या था, तो परमार वंश का संस्थापक था। याद रखेंगे कि कथा क्या है कि नवशांक चरित के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर यज्ञ किया, और उस यज्ञ के अग्निकुंड से एक पुरुष प्रकट हुआ। दरअसल ये वे पुरुष थे जिन्होंने ऋषि वशिष्ठ को साथ देने का प्रण लिया, जिनके पूर्वज अग्नि वंशीय क्षत्रिय थे, अर्थात अग्नि कुल के राजपूत थे। और उस व्यक्ति को, उस पुरुष को क्या नाम दिया गया, तो परमार, और यही परमार वंश का संस्थापक बना, और इसी के नाम पर परमार वंश पड़ा। याद रखेंगे। वाक्पति राज मुंज के दरबारी कवियों धनिक, जिसने यशोरूपावलोक नामक ग्रंथ की रचना की। उसके बाद पद्मगुप्त परिमल, जिसने नवशांक चरित नामक ग्रंथ की रचना की, और धनंजय, जिसने 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की, को कुछ समय तक संरक्षण दिया। तो याद रखेंगे कि वाक्पति राज मुंज के 3 दरबारी कवि हुआ करते थे। एक का नाम था धनिक, जिन्होंने यशोरूपावलोक नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। दूसरे का नाम था पद्मगुप्त परिमल, इन्होंने नवशांक चरित नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। हालांकि जो पद्मगुप्त परिमल थे वे वास्तविक दरबारी किसके थे, तो सिंधु राज के। तो पद्मगुप्त परिमल जिन्होंने नवशांक चरित नामक ग्रंथ की रचना की, और धनंजय जिन्होंने 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की, तो इन तीनों को सिंधु राज ने कुछ समय तक संरक्षण दिया। याद रखेंगे कि वाक्पति राज मुंज के दरबारी कवियों धनिक, जिन्होंने यशोरूपावलोक नामक ग्रंथ की रचना की, उसके बाद पद्मगुप्त परिमल, जिन्होंने नवशांक चरित नामक ग्रंथ की रचना की, और धनंजय, जिन्होंने 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। इन तीनों कवियों को यह जो कौन था, सिंधु राज, इसने कुछ समय तक संरक्षण किया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो वास्तव में ये तीनों दरबारी कवि किसके थे, तो वाक्पति राज मुंज के। तो ये तो था सिंधु राज। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आता है शासक परमार वंश का, उसका नाम है राजा भोज या भोज प्रथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजा भोज। तो इसी पर पूरा परमार वंश इर्द गिर्द घूमता है। तो परमार वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक राजा भोज को हम लोग देखें कि राजा भोज या भोज प्रथम यह परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो भोज प्रथम या राजा भोज, जिसने भोजपुर नामक एक नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भोज प्रथम या राजा भोज। इसके पिता का नाम था सिंधु राज, अर्थात यह सिंधु राज का पुत्र था। याद रखेंगे। इसकी पत्नी लीलावती बहुत बड़ी विदुषी। तो राजा भोज की पत्नी का क्या नाम था, लीलावती, जो बहुत बड़ी विदुषी थी, अर्थात बहुत अच्छी विद्वान थी, बहुत बड़ी विदुषी थी लीलावती। इस राजा भोज के प्रधानमंत्री का नाम था रोहक, और एक सबसे
महत्वपूर्ण मंत्री था भुवनपाल। तो भोज द्वितीय के प्रधानमंत्री का नाम था रोहक और मंत्री का नाम था भुवनपाल। याद रखेंगे कि राजा भोज के प्रधानमंत्री का नाम रोहक और मंत्री का नाम भुवनपाल। अधिकांश समय युद्ध में व्यतीत, तो राजा भोज का अधिकांश समय युद्ध में ही व्यतीत हो गया। हालांकि ये एक विद्वान लेखक और कवि भी थे, लेकिन इनका अधिकांश समय युद्ध में ही व्यतीत हुआ, युद्ध में बीता। मालवा के नगरों एवं ग्रामों में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण, तो राजा भोज ने मालवा के नगरों में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। तो मालवा के नगरों एवं गांवों में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किसने किया? तो राजा भोज ने या फिर भोज प्रथम ने। याद रखेंगे राजा भोज का जन्म 1000 ईस्वी में हुआ। कहां पे? मालवा में। और निधन कब हुआ? 1055 ईस्वी धार में। मालवा की राजधानी धार। तो याद रखेंगे भोज प्रथम का जन्म 1000 ईस्वी में मालवा में हुआ और मृत्यु कहां पे हुई? तो धार में 1055 ईस्वी में, जो कि मालवा की कैपिटल थी, राजधानी थी। मध्य प्रदेश की राजधानी जो वर्तमान में भोपाल है, तो उसी शहर की स्थापना की किस नाम से? तो भोजपुर, जिसे भोजपाल नगर भी कहते थे, भूपाल भी कहते थे, तो उस शहर का निर्माण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके राजा भोज के संबंध में। तो राजा भोज ने भोजपुर नामक एक शहर की स्थापना की, जिसे भोजपाल नगर या भूपाल भी कहते थे। और उसी शहर का वर्तमान नाम क्या है? भोपाल, जो मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी है। तो याद रखेंगे राजा भोज ने भोजपुर नामक एक शहर की स्थापना की, जिसका अन्य नाम था भूपाल या भोजपाल नगर। और यह जो शहर था उसका नाम बदल के क्या हो गया है? भोपाल, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोजपुर के निकट, भोजपुर के विशाल शिव मंदिर तक जाने वाले समुद्र के समान एक तालाब का निर्माण। तो याद रखेंगे कि इसी भोजपुर शहर के निकट, जिसकी स्थापना राजा भोज या भोज प्रथम ने की, तो इस भोजपुर शहर के निकट एक विशाल शिव मंदिर तक जाने वाला क्या निर्माण किया? तो तालाब का निर्माण किया, जो कि और इसी शिव मंदिर का निर्माण भी किसने किया था? तो राजा भोज ने। तो राजा भोज ने भोजपुर शहर के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर तक जाने वाले एक तालाब का निर्माण किया, जो समुद्र की तरह था, यानी कि बहुत ही विशाल तालाब का निर्माण किया। तो भोजपुर के निकट, भोजपुर के विशाल शिव मंदिर तक जाने वाले समुद्र के समान एक तालाब का निर्माण किया राजा भोज ने। कहावत है कि एक बार राजा भोज को चर्म रोग हो गया था, तो एक ऋषि ने राजा भोज को उस तालाब का पानी पीने की सलाह दी, और राजा भोज को पानी पीने के बाद चर्म रोग ठीक हो गया। तब से यह तालाब बीमारी नाशक और पवित्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे कि राजा भोज ने एक तालाब का निर्माण किया, समुद्र के समान बड़े तालाब का निर्माण किया, जो कहां से कहां तक जाता था? तो भोजपुर शहर के शिव मंदिर तक जाता था, जो कि काफी प्रसिद्ध शिव मंदिर था, जिसका निर्माण राजा भोज ने ही किया था। तो उस तालाब की बारे में एक कथा है कि एक बार राजा भोज को चर्म रोग हो गया था, चमड़े की कोई बीमारी हो गई थी जो ठीक नहीं हो रहा था। तो इसे ठीक करने के लिए राजा भोज ने एक ऋषि से परामर्श मांगा। तो ऋषि ने उसी तालाब के पानी पीने की सलाह दी, और वह तालाब का पानी पीने के बाद राजा भोज का जो चर्म रोग था वह ठीक हो गया। तब से इस तालाब को
बीमारी नाशक और पवित्र की संज्ञा दी जाती है। तालाब, बीमारी नाशक तालाब या फिर पवित्र तालाब। बहुत बड़े विद्वान धर्म, खगोल विद्या, कला, कोश रचना, भवन निर्माण, काव्य, औषध शास्त्र पर कई पुस्तकों की रचना। तो याद रखेंगे कि यह जो राजा भोज थे वे बहुत बड़े विद्वान थे और धार्मिक, खगोल विद्या, कला, कोश रचना, भवन निर्माण, काव्य और औषध शास्त्र पर कई सारे पुस्तकों की इसने रचना की। याद रखेंगे राजा भोज ने किस किस विधा में ये पारंगत थे? तो धर्म, खगोल विद्या, कला, कोश रचना, भवन निर्माण, काव्य, औषध शास्त्र, इन सभी विद्याओं पर कई पुस्तकों की रचना की। इनके समय कवियों को राज्य से आश्रय, तो याद रखेंगे कि ये जो राजा भोज थे इनके समय बहुत सारे कवियों को इनके राज्य में आश्रय प्रदान था, अर्थात बहुत सारे जो कवि थे इनके राज्य में राज करते थे, काफी इनको मान सम्मान मिलता था कवियों को। तो इनके राज्य में इनके समय कवियों को राज्य से आश्रय। विद्वता के कारण एक कहावत प्रचलित, कहां राजा भोज और कहां गांगे तैलांग। तो इनके विद्वता के कारण एक कहावत प्रचलित है जो आज भी काफी फेमस है, कहां राजा भोज और कहां गांगे तेलंग। तो यह कहावत प्रचलित है इनके विद्वता के कारण, क्योंकि राजा भोज काफी विद्वान थे। क्या कहावत था? कहां राजा भोज और कहां गांगे तैलंग। गांगे तेलंग जो कि गंग वंश, चालुक्य का जो गंग शासक था, गंग वंश के बारे में, तो इनके आगे गंग वंश काफी शून्य थे, इसीलिए कहावत कहा गया है। वीर, प्रतापी और गणग्राही, बहुत अच्छे कवि, दार्शनिक और ज्योतिष। तो ये जो भोज प्रथम थे काफी वीर थे, प्रतापी थे और गुणग्राही थे। इसी क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे कवि थे, दार्शनिक थे और ज्योतिष थे, इसी कारण इन्हें गुणग्राही भी कहा गया है। वीर थे, प्रतापी थे और गुणग्राही थे, अर्थात बहुत अच्छे कवि थे, दार्शनिक थे और ज्योतिष थे। इनकी रचनाएं, इन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबों की रचना की, जैसे कि सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण, यही सरस्वती कंठाभरण मंदिर था जिसे ढाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। याद रखेंगे। तो सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, चारुचर्या, तत्व प्रकाश और व्यवहार समुच्चय। तो याद रखेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी इंपॉर्टेंट। तो सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, उसके बाद चंपू रामायण, चारुचर्या, तत्व प्रकाश, व्यवहार समुच्चय इत्यादि, और भी सारी है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत लोक साहित्य भोज प्रबंध के अनुसार इसके रचनाकार कौन थे भोज प्रबंध के? तो बल्लाल सेन, जो कि सेन वंश का एक शासक था, एवं राजा भोज धारेश्वर के राज्यसभा का वर्णन। तो इस किताब के अनुसार धारा नगरी के सिंधुल नामक राजा का पुत्र एवं माता का नाम सावित्री। तो याद रखेंगे एक संस्कृत लोक साहित्य था, अभी भी है, जिसका नाम है भोज प्रबंध। तो यह भोज प्रबंध, इस भोज प्रबंध के अनुसार क्या कहा गया है कि धारा नगरी के सिंधुल नामक राजा का पुत्र कौन था? तो भोज प्रथम या राजा भोज, और इसकी माता का नाम था सावित्री। और यह जो पुस्तक था भोज प्रबंध, इसके रचनाकार कौन? तो बल्लाल सेन, जो कि सेन वंश का शासक था। और इस पुस्तक में राजा भोज, जो कि धारेश्वर की भी संज्ञा दी गई है, अर्थात
धार का ईश्वर, तो उसके राज्यसभा का वर्णन है। तो याद रखेंगे, संस्कृत लोक साहित्य भोज प्रबंध के अनुसार धारा नगरी के सिंधुल नामक राजा का पुत्र कौन? तो भोज प्रथम, और भोज प्रथम की माता सावित्री। और इस पुस्तक की रचना बल्लाल सेन ने की, और इसमें राजा भोज को धारेश्वर की संज्ञा दी गई है, धारेश्वर, और राजा भोज के राज्यसभा का वर्णन है। किस पुस्तक में? तो संस्कृत लोक साहित्य भोज प्रबंध में। दाहल के कलचुरी गांगदेव तथा तंजौर, जिसे तंजावुर भी कहते हैं, के साथ संधि और चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय पर हमला, पर जयसिंह द्वितीय राज्य बचाने में सफल। तो याद रखेंगे कि राजा भोज ने दाहल के कलचुरी शासक गांगदेव, दाहल के कलचुरी शासक गांगदेव पर हमला करता है। साथ ही साथ तंजौर, जिसे आज तंजावुर कहते हैं, उसके साथ संधि करता है। तो दाहल के कलचुरी शासक गांगदेव और तंजावुर के साथ क्या करते हैं? तो यह जो राजा भोज है वो संधि करते हैं। साथ ही साथ चालुक्य शासक जय सिंह द्वितीय पर हमला भी करते हैं, लेकिन जय सिंह द्वितीय अपनी राज्य को बचाने में सफल हो जाता है। याद रखेंगे कि दाहल के कलचुरी गांगदेव और तंजावुर अर्थात तंजौर के साथ संधि करते हैं राजा भोज, लेकिन चालुक्य शासक जय सिंह द्वितीय पर हमला करते हैं, लेकिन जय सिंह द्वितीय अपने राज्य को बचाने में सफल हो जाता है। 1018 ईस्वी में कलिंग के गांग राजाओं के सामंत इंद्ररथ पर विजय। तो याद रखेंगे कि 1018 ईस्वी में राजा भोज ने कलिंग के गांग राजा के सामंत, जो काफी क्रूर सामंत था, उसका नाम था इंद्ररथ, तो उस पर विजय प्राप्त किया भोज प्रथम ने। कब? 1018 ईस्वी में, जो कि कलिंग के गांग राजा का एक क्रूर सामंत था। क्या नाम था उसका? इंद्ररथ। तो 1018 ईस्वी में भोज प्रथम ने इंद्ररथ को पराजित किया। 1044 ईस्वी, 1044 ईस्वी में चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय के पुत्र सोमेश्वर द्वितीय द्वारा धार पर आक्रमण, राजा भोज भागने पर मजबूर, पर सोमेश्वर द्वितीय द्वारा धार में आग लगा दिया गया। फिर राजा भोज वापस आकर धार पर कब्जा। तो 1044 ईस्वी में चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय के पुत्र सोमेश्वर द्वितीय ने धार पर आक्रमण कर दिया। उस समय जो राजा भोज थे कहीं और गए हुए थे, तो राजा भोज धार पर आक्रमण किए और राजा भोज भागने पर मजबूर हो गए। सोमेश्वर द्वितीय ने धार में आग लगा दी, लेकिन फिर वापस आए राजा भोज और आकर धार पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया। तो 1044 ईस्वी में चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय के पुत्र सोमेश्वर द्वितीय द्वारा धार पर आक्रमण, राजा भोज भागने पर मजबूर हो गए और सोमेश्वर द्वितीय ने धार में आग लगा दी, लेकिन फिर वापस आकर राजा भोज ने धार पर कब्जा कर लिया। लाट जो एक जगह है, इसका विस्तार दक्षिण में मुंबई राज्य के अंतर्गत सूरत तक है, तो उस पर आक्रमण किया। लाट पर, लाट के चालुक्य शासक कीर्तिराज का आत्मसमर्पण। तो राजा भोज ने लाट नामक एक जगह पर आक्रमण किया, जो कि दक्षिण में मुंबई से लेकर सूरत तक है, याद रखेंगे। और लाट के चालुक्य शासक कीर्तिराज आत्मसमर्पण कर दिया। तो जैसे ही इन्होंने आक्रमण किया, बिना युद्ध किए ही चालुक्य शासक कीर्तिराज आत्मसमर्पण कर दिया। याद रखेंगे कि लाट दक्षिण भी, इसका विस्तार कहां से कहां तक था? दक्षिण में मुंबई राज्य के अंतर्गत सूरत तक। दक्षिण में मुंबई राज्य पहले पड़ता था, सूरत कहां तक था?
तो मुंबई राज्य के अंतर्गत ही आता था, दक्षिण का क्षेत्र था। तो इसका विस्तार दक्षिण में मुंबई राज्य के अंतर्गत सूरत तक था। तो वहां पर राजा भोज आक्रमण करते हैं और लाट के चालुक्य शासक कीर्तिराज आत्मसमर्पण कर देता है बिना युद्ध किए। 1020 ईस्वी में कोंकण, जो कि लाट के दक्षिण में स्थित था और थाना जिले से लेकर मालाबार के समुद्र तट तक स्थित था, के अरिकेश्वरी नामक राजा पर क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। अरिकेश्वरी शिलाहार शासक था। तो याद रखेंगे कि 1020 ईस्वी में राजा भोज कोंकण पर हमला करते हैं और कोंकण के शिलाहार शासक जिसका नाम था अरिकेश्वरी, उस पर विजय प्राप्त करते हैं। और यह जो कोंकण का इलाका अभी भी है, लाट के दक्षिण में स्थित था और थाना जिले से लेकर महाराष्ट्र के थाना से लेकर मालाबार के समुद्र तट तक था। तो याद रखेंगे कि 1020 ईस्वी में कोंकण पर हमला करते हैं राजा भोज या भोज प्रथम और वहां के शिलाहार शासक अरिकेश्वरी पर कब्जा करते हैं। और यह जो कोंकण था लाट के दक्षिण में स्थित था और थाना जिले से लेकर मालाबार के समुद्र के तट तक था। 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा पंजाबे शाही पर आक्रमण, दिल्ली के शासक अनंगपाल की सहायता के दौरान अन्य राज्य के शासकों के साथ पराजय। तो 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी पंजाबे शाही पर आक्रमण करता है। तो दिल्ली को बचाने के लिए दिल्ली के साथ कई राज्यों के शासक भी युद्ध करते हैं और साथ ही साथ राजा भोज भी युद्ध करते हैं। तो लेकिन महमूद गजनवी सभी को क्या करता है, पराजित करता है। राजा भोज भी पराजित हो जाते हैं। तो 1008 ईस्वी महमूद गजनवी द्वारा पंजाबे शाही पर आक्रमण, दिल्ली के शासक अनंगपाल की सहायता के दौरान अन्य राज्य के शासकों के साथ राजा भोज की भी पराजय हो जाती है। 1043 ईस्वी में पंजाब पर मोहम्मद गजनवी से विजय, दिल्ली सहायक। तो याद रखेंगे 1043 ईस्वी में पंजाब पर मोहम्मद गजनवी से दिल्ली सहित ये राजा भोज जीत जाते हैं। इसमें दिल्ली सहायता करता है राजा भोज की। तो ये सभी मिलकर मोहम्मद गजनवी को हरा देते हैं। हालांकि कुछ समय के बाद फिर मोहम्मद गजनवी उस पंजाब पर अधिकार कर लेता है। तो 1043 ईस्वी में कुछ ही समय तक पंजाब पर मोहम्मद गजनवी से विजय प्राप्त करते हैं कौन, राजा भोज। इसमें दिल्ली सहायता करता है, याद रखेंगे। 1055 ईस्वी में दाहल के कलचुरी गांगदेव पर हमला। गांगदेव ने दक्षिण आक्रमण के समय सहायता दी थी। गांगदेव इसमें पराजित हो गया। गांगदेव के पुत्र कर्ण द्वारा गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम के साथ संधि तथा मालवा पर पूर्व एवं पश्चिम की ओर से आक्रमण, राजा भोज की राज्य बचाने के दौरान आकस्मिक बीमारी से मृत्यु और धार पर कर्ण का कब्जा। देखिए 1055 ईस्वी में दाहल के कलचुरी शासक जिसका नाम था गंगदेव, तो गंगदेव पर हमला करते हैं कौन, राजा भोज। और यह जो गंगदेव था दक्षिण के आक्रमण के समय राजा भोज की सहायता की थी। और 1055 ईस्वी में जब दाहल के कलचुरी शासक गंगदेव पर राजा भोज हमला करते हैं तो गंगदेव पराजित हो जाता है और गंगदेव का पुत्र कर्ण गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम के साथ संधि कर लेता है और मालवा पर पूर्व एवं पश्चिम से आक्रमण करता है। भोज अपने राज्य को बचाने की प्रयास करते हैं, जिसके कारण इनकी आकस्मिक बीमारी से मृत्यु हो जाती है और धार पर कर्ण का कब्जा हो जाता है, याद रखेंगे।
तो 1055 ईस्वी में दाहल के कलचुरी गांगदेव पर हमला। गांगदेव ने दक्षिण आक्रमण के समय राजा भोज की सहायता की थी, तो इस हमले में गांगदेव पराजित हो जाता है। लेकिन गांगदेव का पुत्र कर्ण गुजरात के शासक चालुक्य शासक भीम प्रथम के साथ संधि करता है और मालवा पर पूर्व एवं पश्चिम से आक्रमण कर देता है। इसमें राजा भोज अपने राज्य को बचाने के दौरान आकस्मिक बीमारी से मौत के शिकार हो जाते हैं, तो और धार पर कर्ण का कब्जा हो जाता है। तो ये तो था परमार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक भोज प्रथम। तो इसके बाद हम लोग भोज प्रथम और के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे और अन्य शासकों की चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इस परमार वंश को समाप्त करेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट ले, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक